नमस्कार। आज इंडियन पॉलिटी के अंदर हमारा टॉपिक है सिटीजनशिप यानी नागरिकता। नागरिकता वह व्यक्ति जिसे एक देश वहां के सिविल और पॉलिटिकल राइट्स देता है, वहां के अधिकार देता है, मौलिक अधिकार देता है, उसे उस देश का नागरिक कहा जाता है और उस नागरिक के उस देश के प्रति कर्तव्य भी होते हैं। इसीलिए एक देश के अंदर दो लोग रहते हैं, एक विदेशी और एक नागरिक। नागरिक जिसके देश के प्रति कर्तव्य होते हैं और वो देश उसको राजनीतिक और कानूनी अधिकार भी देता है, मौलिक अधिकार भी देता है। अब नागरिकता किस आधार पर दी जाएगी, नागरिकता का निर्धारण किस प्रकार किया जाएगा, तो संविधान निर्माताओं ने इसे संविधान के भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में इसको बताया है। तो नागरिकता जो है वो संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 के बीच बताया है और इसे संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान का सबसे कठिन भाग बताया है। तो भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान का सबसे कठिन भाग बताया है। अब नागरिकता से संबंधित जो अनुच्छेद है उनके बारे में बात करते हैं और साथ ही इसमें कब कब संशोधन हुए। कोई भी कानून या किसी भी वस्तु को पूर्ण रूप से सही तैयार नहीं किया जा सकता, इसीलिए समय समय पर इसमें संशोधन होते रहे। भारत जब आजाद हुआ, आजादी के बाद जब भारत का संविधान बना, तो उस समय भारत की तात्कालिक जो स्थिति थी उसके आधार पर किन व्यक्तियों को भारत का नागरिक माना जाए, इससे संबंधित उपबंध जो है इस 5 से 11 में शामिल किए गए और इसी के अंदर अनुच्छेद 11 के अंदर संसद को यह अधिकार दिया गया कि वो भविष्य के अंदर नागरिकता के संदर्भ में और प्रावधानों को भी जोड़ सकती है, क्योंकि कालांतर के अंदर यह आवश्यकता सिक्किम, गोवा इनका जो विलय हुआ और अनेक प्रकार से पाकिस्तान से भारत व्यक्ति आए और जो विदेशी मूल के जो भारतीय थे उनको भी जब नागरिकता देने का सवाल आया तो इसके लिए बाद में चेंजेस किए गए। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि अनुच्छेद 5 से 11 के बीच किन किन चीजों का वर्णन है। अनुच्छेद 5 के अंदर यह कहा गया है कि 26 जनवरी 1950 से पहले जिस व्यक्ति का 26 जनवरी 1950 से पहले भारत के अंदर जन्म हुआ है वो भारत का नागरिक होगा और यदि उसका जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद होता है तो उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो नागरिक 1950 में पिछले 5 वर्ष से लगातार भारत के अंदर रह रहे थे उनको भी भारत का नागरिक माना जाएगा, यानी पिछले 5 वर्ष से भारत में रह रहे हो। तो ये अनुच्छेद 5 जो था वो तो उन लोगों के लिए जो तात्कालिक रूप से भारत के अंदर निवास कर रहे थे, जिनका जन्म भारत के अंदर हुआ था, उन लोगों के संबंध में था। अब जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो कई संयुक्त भारत के अंदर रहने वाले लोग जो पाकिस्तान से भारत आए और यहां से पाकिस्तान जाकर दोबारा जब इंडिया आए हैं तो उनके संदर्भ में जो बातें बताई गई वो अनुच्छेद 6 के अंदर बताई गई। अनुच्छेद 6 के अंदर पाकिस्तान से भारत आने वालों के लिए नागरिकता किस प्रकार दी जाएगी, इसके लिए एक डेट तय की गई। उस डेट को आप याद रखिए 19 जुलाई 1948 ये डेट तय की गई। अब इसमें यह कहा गया कि 19 जुलाई 1900 भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ और भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, तो 15 अगस्त 1947 के बाद में 19 जुलाई 1948 जो है उसके पहले यदि कोई व्यक्ति वहां से भारत आया है तो उसको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, उसको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। यदि इस डेट से पहले आया है तो उसको नागरिकता दे दी
जाएगी। लेकिन यदि वो व्यक्ति इस डेट के बाद में आया है तो उसको 6 माह के उपरांत पंजीकरण द्वारा नागरिकता दी जाएगी। यदि वो इस दिनांक के बाद में पाकिस्तान से भारत आया है तो उसको 6 माह यहां पर रहने के बाद में पंजीकरण के बाद में नागरिकता दी जाएगी। तो ये अनुच्छेद 6 जो था वो पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के संदर्भ में था। इसके बाद में अनुच्छेद 7 जो है वो भारत से जो पाकिस्तान जो लोग गए वो दोबारा वहां से भारत आए उसके संदर्भ में अनुच्छेद था। तो 1 मार्च 1947 के बाद जो लोग पाकिस्तान गए और पाकिस्तान जाने के बाद में किन्हीं कारणों से वो दोबारा वहां से भारत लौटे हैं उनके संदर्भ में यह नियम अनुच्छेद बनाया गया है। तो उनको 6 माह रहकर पंजीकरण के बाद ही उनको नागरिकता दी जाएगी। इसके बाद में इन 3 प्रकार के नागरिकता के बाद में अब बात आती है जो भारतीय मूल के लोग जो विदेशों में रहते हैं और अनेक क्रांतिकारियों ने भी अलग अलग विदेशों के अंदर अलग अलग संस्थाओं की स्थापना की थी और कई प्रकार के जो विदेशी मूल के जो भारतीय मूल के जो लोग विदेशों के अंदर रहते हैं उनको किस प्रकार से नागरिकता दी जाए इस संदर्भ के अंदर अनुच्छेद 8 के अंदर बताया गया है। तो अनुच्छेद 8 के अंदर भारतीय मूल के जो लोग हैं विदेशों में बसे भारतीय मूल के लोगों को नागरिकता तो इसके अंदर अनुच्छेद 6 जो है वो पाकिस्तान टू इंडिया, पाकिस्तान से इंडिया आने वाले नागरिकों के संदर्भ में, और ये जो है वो इंडिया टू पाकिस्तान और टू इंडिया यानी दोबारा इंडिया आने वाले भारत आने वाले लोगों के संदर्भ में था। अनुच्छेद 8 जो है वो विदेशों में बसे भारतीय मूल के लोगों की नागरिकता के संदर्भ में था। अब इसके बाद में अनुच्छेद 9 जो है, अनुच्छेद 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 9 में अनुच्छेद 9 के अंदर नागरिकता किस प्रकार समाप्त होगी इसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 9 के अंदर नागरिकता की समाप्ति के आधार बताए गए हैं। समाप्ति के आधार। और अनुच्छेद 10 के अंदर यह बताया गया है कि नागरिकता सतत रहेगी, यानी जब तक कोई देश विरोधी कार्य या फिर किसी को गलत तरीके से नागरिकता प्राप्त नहीं की जाए तो अवैध तरीके से नागरिकता को समाप्त नहीं किया जा सकता। नागरिकता सतत रहेगी जब तक कि कोई अवैध कार्य ना किया जाए। कह सकते हैं कि अवैध तरीके से सरकार नागरिकता को समाप्त नहीं कर सकती। अवैध तरीके से सरकार नागरिकता को समाप्त नहीं कर सकती। और अनुच्छेद 11 जो इसका आखिरी अनुच्छेद है उसमें संसद को यह अधिकार दिया गया है कि भविष्य में नागरिकता के संदर्भ में नागरिकता के संदर्भ में अन्य प्रावधानों को भी जोड़ सकती है, अन्य प्रावधानों को जोड़ सकती है।
ये जो अधिनियम ये जो भाग 2 के अंदर 5 से गया, तात्कालिक इंडिया पाकिस्तान का विभाजन होने के बाद में जब संविधान का निर्माण किया गया, उस समय की परिस्थितियों को देख के ये 5 से 11 बिंदु के बीच बताया गया था। इसके बाद में 1955 का नागरिकता अधिनियम लाया गया। तो अगर ये कहा जाता है नागरिकता अधिनियम सबसे पहले कब लाया गया, तो 1955 के अंदर लाया गया। और सबसे पहला सुधार कब हुआ, तो 1986 के अंदर हुआ। तो अधिनियम और उसके सुधार के बारे में चर्चा कर लेते हैं। नागरिकता के अंदर नागरिकता अधिनियम 1955 बहुत ही महत्वपूर्ण है। नागरिकता एक्ट 1955 के अंदर लाया गया। अब ये कब कब संशोधित हुआ, यह 1986, 1992, 2003, 2005 और इसके बाद में 2019 के अंदर जो भी बदलाव हुआ है उसके बारे में एनआरसी, एनपीए और 19 के अंदर जो चेंजेज आए उसके बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे। आज हम 2005 तक क्या चेंजेज है उसके बारे में बात करते हैं। तो नागरिकता अधिनियम 1955 लाया गया और 1955 में क्या बताया गया कि नागरिकता 5 तरीकों से प्राप्त की जा सकती है और 3 तरीके से समाप्त की जा सकती है। तो नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके और नागरिकता समाप्त करने के 3 तरीके हैं। 5 तरीके कौन कौन से हैं? पहला तरीका है जन्म के आधार पर, दूसरा तरीका है वंश के आधार पर, तीसरा तरीका है पंजीकरण के आधार पर, चौथा तरीका था देशीकरण के आधार पर और 5वां तरीका है अन्य भूभाग शामिल होने पर, यानी समाविष्ट। ये 5 तरीकों से अधिनियम 55 के अंदर यह बताया गया कि भारत की नागरिकता इन 5 तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर, अन्य भूभाग और भारत में शामिल हो जाए उसके आधार पर नागरिकता मिलेगी। तो पहले बात करते हैं जन्म के आधार पर। जन्म के आधार पर जिस व्यक्ति का जन्म भारत के अंदर हुआ है उसके पिता भारत के नागरिक होने चाहिए। सबसे पहले 55 के अंदर पिता के आधार पर जन्म की नागरिकता देना तय हुआ, लेकिन इसके बाद में 1992 के अंदर माता पिता दोनों में से किसी भी एक का भारत का नागरिक होने पर नागरिकता दी जाएगी, ये तय हुआ। लेकिन इसके अंदर भी चेंजेस हुआ। ये इसलिए हुआ क्योंकि यदि कोई पाकिस्तान का व्यक्ति भारत में किसी महिला से शादी रचाता है और वो अवैध तरीके से शादी रचाता है और उसका मान लो कोई पुत्र होने पर उससे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी इसके हिसाब से। तो इसीलिए 2003 में इसको चेंज किया गया और 2003 में यह कहा गया कि दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक हो सकता है, लेकिन उनके रिश्ता अवैध तरीके से नहीं होना चाहिए। तो 2003 में ये बताया गया। इसके बाद बात करते हैं वंश में। वंश के आधार पर नागरिकता भारतीय मूल के जो लोग हैं, भारत से बाहर रहने वाले लोग जो है, उनमें से कोई पिता उसका भारत का नागरिक होना चाहिए, पहले ये कहा गया था। 1955 के अंदर भी वंश के आधार पर नागरिकता पिता के आधार पर देना तय हुआ था, लेकिन इसमें भी 1986 में संशोधन किया गया और माता पिता में से कोई भी एक भारत का नागरिक होने पर वंश के आधार पर नागरिकता दी जाएगी। अब तीसरा तरीका है पंजीकरण। पंजीकरण क्या है? जो व्यक्ति हमारे देश के अंदर बाहर से आए, सर्विस करते हैं, लंबे टाइम से रहते हैं, और जो व्यक्ति भारत के अंदर जैसे मान लो किसी भारत की महिला ने किसी विदेशी पुरुष से शादी रचाई है, तो विदेशी पुरुष का भारत के अंदर जो पंजीकरण होगा वो भारत की नागरिकता उसको पंजीकरण के माध्यम से मिलेगी। पंजीकरण के तहत वो लंबे समय, कम से कम 7 वर्ष, पहले इसकी अवधि 6 महीने, फिर 5 वर्ष, अब 7 वर्ष है, पिछले 7 वर्ष से वो भारत में रह रहा हो तभी उसका पंजीकरण हो सकता है। तो पिछले 7 वर्ष से
हमें ये अवधि याद रखनी है, 7 वर्ष से भारत में कम से कम रह रहा हो तब उसको पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता मिलेगी। वो एक आवेदन पत्र के माध्यम से भारत सरकार से नागरिकता मांगेंगे और पिछले 7 वर्ष जब उसका वेरीफाई हो जाएगा तो उसको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। इसके बाद में देशीकरण के माध्यम से, देशीकरण के माध्यम से वे लोग जो किसी कला साहित्य के क्षेत्र के अंदर एक अच्छा स्थान रखते हैं और पिछले कम से कम 11 वर्षों से, पिछले 11 वर्षों से भारत के अंदर निवास कर रहे हैं, यानी कुल जो भारत के अंदर निवास करते हैं उनकी अवधि 11 वर्ष होनी चाहिए और पिछले मिनिमम 1 वर्ष से भारत के अंदर रहने चाहिए। तो देशीकरण यानी वो व्यक्ति इतने साल जब भारत के अंदर रहेगा तभी उसको उस देश से लगाव होगा और उस देश के स्थानीय भागों को, भाषाओं को जान पाएगा, तभी उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी। ऐसा नहीं कोई व्यक्ति 1 साल भारत के अंदर रहा है उसको नागरिकता दे दी जाएगी। तो देशीकरण के अंदर कम से कम 11 वर्ष 11 वर्ष भारत के अंदर रहना चाहिए। और इसके बाद में बात आती है, और इसके साथ में देशीकरण के अंदर जिसको नागरिकता दी जा रही है उसको भारत की जो 8वीं अनुसूची के अंदर जो भाषाओं का उल्लेख है उन भाषाओं में से एक भाषा भी उसको आनी चाहिए, एक भाषा का ज्ञान उसको होना आवश्यक है। इसके बाद में आता है अन्य भूभाग को शामिल करना अर्जित नागरिकता के आधार पर। जैसे भारत की आजादी के बाद में सिक्किम, गोवा, दमन दीव इन क्षेत्रों का भारत के अंदर विलय हुआ। जब कोई देश किसी भूभाग उसमें शामिल होगा तो ये नेचुरल है कि वहां के जो लोग हैं वो भी उस देश के नागरिक माने जाएंगे, तो इसके आधार पर ये नागरिकता दी जाती है। तो गोवा, दमन दीव इनको नागरिकता सिक्किम इस आधार पे दी गई है। अब नागरिकता जो है उससे संबंधित जो सवाल है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि 2003 के अंदर लक्ष्मणमल सिंघवी की समिति की सिफारिश पर दोहरी नागरिकता दी गई। जो 16 देशों के अंदर भारतीय मूल के लोग रहते हैं उनके लिए 2003 के अंदर लक्ष्मणमल सिंघवी की सिफारिश पर दोहरी नागरिकता दी गई। भारत ने जो नागरिकता है उसे ब्रिटेन से लिया है और भारत में एकल नागरिकता है। भारत एक संघ राज्य है, केंद्र में अलग सरकार है, राज्य की अलग स्वायत्त सरकार है, लेकिन दोनों की नागरिकता एक नागरिकता है और भारत ने इस नागरिकता को ब्रिटेन से लिया है। लेकिन जो भारतीय मूल के जो लोग हैं, जो कुछ 16 देशों की एक सूची है उनमें जो भारतीय मूल के लोग काम करते हैं उनके लिए दोहरी नागरिकता की व्यवस्था की गई है 2003 के संशोधन के अंतर्गत। तो अब नागरिकता जो है उसके बारे में एक बार रिवीजन कर लेते हैं। नागरिकता यानी सिटीजनशिप वो व्यक्ति जो देश में सिविल और राजनीतिक अधिकारों का उपयोग करता है, उस देश के कर्तव्यों को निभाता है, उसे उस देश का नागरिक कहा जाता है। और देश में 2 लोग निवास करते हैं, नागरिक और विदेशी। नागरिकता जो संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में इसको बताया गया है। अनुच्छेद 5 के अंतर्गत जो व्यक्ति 26 जनवरी 1950 के पहले भारत के अंदर निवास कर रहा हो उसमें से उसके पिता या माता एक भारत का नागरिक होना चाहिए। यदि वो पिछले 5 वर्ष से भारत के अंदर निवास कर रहा है तो भी उसको नागरिक माना जाएगा। अनुच्छेद 6 के अंतर्गत 19 जुलाई 1948 के पहले भारत आने वाले पाकिस्तान से जो भारत आए उनको नागरिकता दी जाएगी, लेकिन उस तिथि के बाद आने वालों को 6 माह रहने के बाद नागरिकता दी जाएगी। अनुच्छेद 7 के अंतर्गत 1 मार्च 47 को पाकिस्तान जाने वाले जो लोग हैं वो दोबारा भारत आए, उनको भी 6 महीने रहने के बाद में पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता दी जाएगी। अनुच्छेद 8 के अंतर्गत विदेशी मूल बसे लोगों को नागरिकता दिए जाने का वर्णन है। अनुच्छेद 9 के अंतर्गत नागरिकता समाप्ति के आधार बताए गए हैं और अनुच्छेद 10 के अंतर्गत नागरिकता सत्य रहेगी, अवैध तरीके से सरकार नागरिकता को समाप्त नहीं कर सकती। अनुच्छेद 11 के अंतर्गत संसद को अधिकार है कि वो उसमें प्रावधान जोड़ सकती है। अधिनियम 1955 के अंदर बना, इसमें 86, 92, 2003, 2005, 2019 के अंदर संशोधन हुए हैं।
तो अधिनियम 55 के अंदर बना, तो पहला अधिनियम 55 के अंदर बना था और पहला संशोधन जो था वो 1986 के अंदर हुआ था। भीमराव अंबेडकर ने भाग 2 को सबसे कठिन भाग बताया है। नागरिकता के अंतर्गत अधिनियम 1955 के अंदर पर नागरिकता देने के आधार 5 है और नागरिकता को समाप्त करने के आधार 3 है। 3 तरीके कौन कौन से हैं नागरिकता समाप्त करने के? समाप्ति के आधार, नागरिकता 3 तरीके से समाप्त की जा सकती है। एक व्यक्ति की इच्छा पर, एक नागरिकता का बर्खास्त करने पर और एक वंचित करने पर। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है, स्वेच्छा से वो नागरिकता समाप्त करना चाहता है, तो उसकी नागरिकता को समाप्त किया जाएगा, यानी नागरिकता उसकी इच्छा पर समाप्त की जा सकती है। इसके बाद में दूसरी, बर्खास्त करने पर, यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी नागरिकता स्वतः ही बर्खास्त की जाती है। और यदि कोई देश विरोधी गतिविधि करने पर, देश की अखंडता की रक्षा नहीं करने पर और देश विरोधी बयान, देश विरोधी ताकतों का साथ देने पर उसकी जो नागरिकता है उसको बर्खास्त सरकार कर सकती है। और तीसरा है वंचित, यदि गलत तरीकों से पंजीकरण और फर्जी दस्तावेजों से जो नागरिकता प्राप्त की गई है उसको वंचित कर दिया जाएगा। और साथ ही यदि पिछले किसी अन्य देश के अंदर वो निरंतर 7 वर्षों से निवास कर रहा है, तो ये महत्वपूर्ण है, अगर निरंतर 7 वर्षों से निवास कर रहा है अन्य देश में तो भी उसे नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। तो ये नागरिकता समाप्ति के 3 आधार है। 3 आधार पर नागरिकता को समाप्त किया जाएगा। अब नागरिकता जो है वो भारत का गृह मंत्रालय प्रदान करता है। नागरिकता भारत का गृह मंत्रालय प्रदान करता है। तो आज नागरिकता के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो के अंदर ओपीआई, ओसीआई और इन दोनों कार्ड को मिला के इंडियन ओवरसीज कार्ड जो लाया गया और इसके बाद में जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अंदर पारित किया गया उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।